हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नियो रियलिज्म, जहां पर हम समझने वाले हैं कि नियो रियलिज्म क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, केनेथ वॉल्स के नियो रियलिज्म से रिलेटेड क्या आइडियाज हैं और कैसे ये क्लासिकल रियलिज्म से अलग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नियो रियलिज्म का इमर्जेंस हुआ था ड्यूरिंग द अर्ली 1980s और इसके जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं वो हैं केनेथ वॉल्स। इन्हें फादर ऑफ नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने रियलिज्म को इंटरनेशनल रिलेशंस में नए तरीके से रीडेवलप किया था और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विच वाज पब्लिश्ड इन 1979, जहां उन्होंने लिबरलिज्म ने जो रियलिज्म को चैलेंजेस दिए थे उनका जवाब दिया था और क्लासिकल रियलिज्म के डिफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश की थी, उसको एक साइंटिफिक अप्रोच प्रोवाइड करके। और इसीलिए नियो रियलिज्म को स्ट्रक्चरल रियलिज्म और साइंटिफिक रियलिज्म भी कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशंस को उसके स्ट्रक्चर के थ्रू समझना और ये इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स को डोमिनेंट एक्टर मानती है। सो व्हाट वर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नियो रियलिज्म? ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से नियो रियलिज्म आया? सबसे पहला जो रीजन है वो ये कि 1960s के दौरान रियलिज्म एज अ थियोरी कुछ चैलेंजेस फेस करने लगी थी। इसे क्रिटिसाइज किया जाने लगा, ये कहा जाने लगा कि ये तो साइंटिफिक नहीं है और ये कैसे कह सकती है कि ह्यूमन नेचर पेसिमिस्टिक है, किस साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर ये ऐसा कह सकते हैं। तो इससे रियलिस्ट थियोरी एक चैलेंज फेस करने लगी, या हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल रियलिज्म है वो चैलेंज फेस करने लगा। उसके बाद सेकेंड फैक्टर जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द राइज ऑफ नियो रियलिज्म इज द इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिहेवियरलिज्म हर डिसिप्लिन में आया था और इसी प्रकार ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आया। इसका मानना था कि हमें इंटरनेशनल थियोरीज में ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स यूज करने की जरूरत है ताकि हम इसे बिहेवियरल साइंसेस की तरफ ले जा सकें। वहीं रियलिज्म जो था वो तो साइंटिफिक नहीं था और इस फैक्टर ने भी नियो रियलिज्म के इमर्जेंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि ये भी अपने आप को एक साइंटिफिक अप्रोच मानता था। Another factor was the rise of international non-governmental organizations and the multinational corporations. तो NSAs यानी कि कौन होते हैं NSAs? नॉन स्टेट एक्टर्स का राइज हुआ। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी राइज हुआ। यहाँ मैं इंस्टीट्यूशंस मेंशन करना भूल गई हूँ, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे लिबरलिज्म वाली वीडियो हो या नियो लिबरलिज्म वाली वीडियो हो, कि कैसे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का राइज हुआ और इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया स्टेट्स को आपस में इंटरैक्ट करने का, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने का। तो ये इंस्टीट्यूशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे। वहीं एनजीओज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स भी सीन में आए, ये भी इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे और ऐसे ही नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरैक्शंस बढ़ गई। एक देश का एनजीओ दूसरे एनजीओ के साथ इंटरैक्ट करता था, तो इन डेवलपमेंट से क्या हुआ, रियलिज्म को सेटबैक लगने लगा क्योंकि इस प्रकार की कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स ये रियलिस्ट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थी। तो रियलिज्म ने भी सोचा कि हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोल्ड वॉर में भी थोड़ा स्टेग्नेशन आ गया था। जब देतांत का पीरियड आया यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस के बीच में, तो रियलिस्ट को लगा कि कहीं ये हॉस्टिलिटीज खत्म ना हो जाए और ये जो स्ट्रगल फॉर पावर है उसका एंड ना हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो था रिवाइवल ऑफ लिबरलिज्म और द आइडियलिस्ट थिंकिंग, जो किस फॉर्म में रिवाइव हुआ, इन द फॉर्म ऑफ नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि ये जो रिवाइव्ड फॉर्म थी लिबरलिज्म की, इसने रियलिज्म के कई प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने मान लिया था कि इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की होती है। वहीं जो नियो लिबरलिस्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का,
वो सही होता नजर आ रहा था इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसलिए रियलिस्ट ने सोचा कि अब तो एक नया फॉर्म ऑफ रियलिज्म लाना पड़ेगा, और इसी वजह से आया इमर्जेंस में नियो रियलिज्म। और केनेथ वॉल्स के अलावा एक और इम्पोर्टेंट थिंकर जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं वो है जॉन मर्शाइमर, who is famous for his work The Tragedy of the Great Power Politics। तो ये था नियो रियलिज्म का एक जनरल इंट्रोडक्शन। Now let's understand the prominent ideas of Kenneth Walls on international politics। इन आइडियाज को समझ के हमें नियो रियलिज्म को समझने में एक हेल्प मिलेगी। So Kenneth Walls goes for structural level analysis instead of the unit level analysis। जहां मॉर्गैंथो ने यूनिट लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर एनालिसिस किया है, वहीं वॉल्स ने स्ट्रक्चरल लेवल पर एनालिसिस किया है, क्योंकि उनका मानना है कि स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट्स का बिहेवियर डिटरमाइन करने में। वॉल्स ने 3 की एलिमेंट्स बताए हैं नियो रियलिज्म के, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है द ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सिस्टम, व्हिच इज अनार्की। नेक्स्ट एलिमेंट इज द कैरेक्टर ऑफ द यूनिट्स इन द सिस्टम, वेयर स्टेट्स आर द यूनिट्स who want to survive and there is no functional differentiation. And third element is the distribution of the capabilities of the units। तो इन एलिमेंट्स को अब हम डिटेल में समझते हैं। अनार्की, जिसका मीनिंग होता है द एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी और वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये वॉल्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम का ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है, वहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और साथ ही साथ वॉल्स इस बात को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स एग्जिस्ट तो करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, बट वो नॉन स्टेट एक्टर्स अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं, दे प्ले ओनली अ माइनर रोल। और अनार्की के इम्पैक्ट को समझाने के लिए केनेथ वॉल्स ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को कंपेयर किया है। उनका मानना है कि जहां डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो हिरार्की होती है, वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अनार्की होती है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सेंटर लेवल पर एक गवर्नमेंट होती है, उसके बाद एक प्रोविंशियल लेवल पर भी सरकार हो सकती है, एंड देन लोकल या ग्रास रूट लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है। तो एक प्रॉपर हिरार्की होती है और 3 ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या है कि इंडिविजुअल्स के पास एक प्रोटेक्शन है। गवर्नमेंट्स जो डिफरेंट लेवल्स पर एग्जिस्ट करती हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए वो सिक्योर हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है? अनार्की है। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके, और इसीलिए स्टेट्स को रिलाई करना पड़ता है सेल्फ हेल्प पर, अपनी हेल्प खुद ही करनी है। और यही रीजन है कि स्टेट सिक्योरिटी पर रिलाई करती हैं, एज दे वांट टू सर्वाइव इन द इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं है, अपनी मदद वो खुद ही कर सकते हैं। एंड देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर और फंक्शनल डिफरेंशिएशन अमंग देम, जो कि है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। केनेथ वॉल्स का मानना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स के बीच में फंक्शनल डिफरेंसेस नहीं है। सभी स्टेट्स सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बस उनको डिफरेंशिएट उनकी पावर से किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। वहीं ये फर्दर बताते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, कि 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर अपना कार्य करती है, एग्जीक्यूटिव अपना कार्य करती है, जुडिशरी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन डोमेस्टिक लेवल पर होता है, व्हिच इज एब्सेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। द नेक्स्ट एलिमेंट इज कैपेबिलिटीज। यहाँ कैपेबिलिटीज का मतलब है पावर। तो स्टेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फंक्शंस तो सिमिलर परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनको डिफरेंशिएट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ देयर पावर, जिसको वो कैपेबिलिटी बोलते हैं। हर देश की अलग कैपेबिलिटी होती है, कोई देश बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कोई वीक होता है, और जो सबसे पावरफुल स्टेट होगा या पावरफुल स्टेट्स होंगी,
वो इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ वॉल्स ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स एक पर्टिकुलर वे में ही बिहेव करती हैं। ये बस उनकी पावर है जो उनको डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। बेशक कल्चर, आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर ये स्टेट एक दूसरे से अलग होंगी, बट इन सब का फंक्शन एक ही है इंटरनेशनल सिस्टम में, और वो क्या है? सरवाइव करना। सो सर्वाइवल इज द मेन फंक्शन जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स परफॉर्म करती हैं। और वो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है। और यहाँ उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। वॉल्स का मानना है कि क्योंकि स्टेट्स कैपेबिलिटी या पावर में डिफरेंट होती हैं, तो जो पावरफुल स्टेट होगी वो हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और इससे क्या होता है? अगर एक पावर इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उससे इमर्ज होता है यूनिपोलर वर्ल्ड। अगर दो पावर्स या सुपर पावर्स इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, तब बनता है बाइपोलर वर्ल्ड। और जब काफी सारी पावर्स इस सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, फिर बनता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। और इन पावर्स को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड, क्या है इंटरनेशनल सिस्टम में? कोई गवर्नमेंट नहीं है या कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। नाउ जो उनका तीसरा प्रोमिनेंट आइडिया है वो है देयर इज लेस कोऑपरेशन इन अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम। वॉल्स ने दो रीजंस बताए हैं कि क्यों इंटरनेशनल सिस्टम में जो कि अनार्किक है उसमें कोऑपरेशन नहीं हो पाती है स्टेट्स के बीच में। और वो दो रीजंस हैं इनसिक्योरिटी और रिलेटिव गेन्स। इनसिक्योरिटी को हम यहाँ सिक्योरिटी डिलेमा से भी रेफर कर सकते हैं, जिसकी बात मैं यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि इसको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया गया है। हर स्टेट दूसरी स्टेट के इंटेंशंस के बारे में अनश्योर या अनसर्टेन होती है। उसे दूसरी स्टेट के इंटेंशंस के बारे में नहीं पता होता, और इससे इमर्ज होती है इनसिक्योरिटी बिटवीन द स्टेट्स। अगर एक स्टेट अपने भले के लिए भी कुछ कर रही होगी तो दूसरी स्टेट को लगेगा कि नहीं यार, ये तो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से कोऑपरेशन नहीं हो पाती है स्टेट्स के बीच में। दूसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटिव गेन्स। रिलेटिव गेन होता है जब एक स्टेट सिर्फ अपने गेन को या फायदे को नहीं देखती है, बल्कि किसी प्रकार की कोऑपरेशन से दूसरी स्टेट को कितना फायदा या गेन हो रहा है उसको भी देखती है। तो स्टेट्स इसलिए भी कोऑपरेशन से डरती हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोऑपरेट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन कहीं दूसरी स्टेट को हमसे ज्यादा फायदा या गेन ना हो जाए। इस डर से वो कोऑपरेट ही नहीं करती हैं। तो ये थे केनेथ वॉल्स के आइडियाज ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिससे हमें स्ट्रक्चरल रियलिज्म को भी समझने में एक हेल्प मिली है। उन्होंने हर एस्पेक्ट को समझाने की कोशिश करी है कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है, क्यों स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं, किस प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स बिहेव करती हैं। तो केनेथ वॉल्स के आइडियाज को समझ लेने के बाद अब हम नियो रियलिज्म के फीचर्स को जान लेते हैं। और जो आइडियाज हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं उन्हें मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सबसे पहला फीचर जो है नियो रियलिज्म का वो ये कि ये एक्सप्लेन करता है कि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता है, या उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस क्यों नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ रिलेटिव गेन्स एंड इनसिक्योरिटी। फर्दर ये बताते हैं कि देयर इज अनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम, जहां पर स्टेट्स जो है वो प्राइमरी यूनिट्स हैं और हर स्टेट सेम फंक्शन परफॉर्म करती है क्योंकि वहां पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, और वो फंक्शन होता है सर्वाइवल का। साथ ही साथ ये कैपेबिलिटी पर भी एम्फेसाइज करती है। पावर ही है जो स्टेट्स को इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। वहीं पावर का क्या मीनिंग होता है नियो रियलिस्ट के लिए? इट मीन्स द कंबाइंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट। पावर एक स्टेट की कंबाइंड कैपेबिलिटी है, और एक देश की पावर कैसे डिटरमाइन की जाएगी कि उसकी मिलिट्री फोर्स कैसी है? जी हाँ, नियो रियलिज्म ये मानता है कि एक देश की मिलिट्री फोर्स वो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि एक देश कितना पावरफुल है।
तो ये इकोनॉमिक पावर की बजाय मिलिट्री पावर को इंपॉर्टेंस देता है, as security and survival is their main concern. The distribution of power helps to explain the international system. इंटरनेशनल लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा, इंटरनेशनल सिस्टम भी वैसा होगा. अगर एक स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम को कंट्रोल कर रही है तो एक यूनिपोलर सिस्टम होगा या यूनिपोलर वर्ल्ड होगा. अगर दो देश इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट कर रहे हैं या उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर एक बाइपोलर वर्ल्ड होगा. और वहीं दो से ज्यादा पावर्स इंटरनेशनल सिस्टम को अगर डोमिनेट करती हैं तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा. और ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कोऑपरेशन को रोकते हैं? इनसिक्योरिटी और रिलेटिव गेन्स. Also neorealism he states as black boxes. Neorealism states को ब्लैक बॉक्सेस की तरह देखता है. ये एज्यूम करता है कि स्टेट्स ब्लैक बॉक्सेस की तरह हैं क्योंकि वो सभी की सभी सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं और वो फंक्शन क्या होता है? सर्वाइवल. इसीलिए दे डोंट हैव एनी कलर, दे आर जस्ट ब्लैक बॉक्सेस. साथ ही साथ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी को भी डाउट करते हैं क्योंकि नियोरियलिस्ट नहीं मानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली एक्ट करती हैं. They believe that they are controlled by the superpowers or the big powers, and hence they are also doubtful about their capability of facilitating cooperation between the states. उनको इस बात का डाउट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल सिस्टम में कोऑपरेशन को फैसिलिटेट कर सकती हैं. स्टेट्स को भी दो तरीकों से कैटेगराइज किया गया है, स्टेटस को स्टेट्स और रिविजनिस्ट स्टेट्स. स्टेटस को स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं जो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती हैं और जो इंटरनेशनल सिस्टम में करंट ऑर्डर होता है वो उससे सेटिस्फाइड होती हैं, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करती हैं. सो लाइक अगर एक यूनिपोलर वर्ल्ड है वो उससे सेटिस्फाइड होगी, उनका कोई प्रयास नहीं होगा कि हम इसे चेंज करें. फिर आती है रिविजनिस्ट स्टेट्स. नाउ ये जो करंट ऑर्डर होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं और उनका प्रयास रहता है कि एक ऐसा ऑर्डर एस्टैब्लिश हो वर्ल्ड में जो कि उनके फेवर में हो. और इसके साथ ही साथ ये अपनी पावर को भी इनहैंस करने की कोशिश करती हैं बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, अनलाइक स्टेटस को स्टेट्स. फिर आता है रैंक ऑर्डरिंग ऑफ स्टेट्स. जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स कैसे डिफरेंशिएट की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पावर. तो पावर के बेसिस पर ही उनको रैंक किया जाता है और एक टाइम पे जितनी पावरफुल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, ये डिसाइड करेगा कि उस इंटरनेशनल सिस्टम का कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है. एक पावर होगी तो यूनिपोलर, दो पावर होंगी तो बाइपोलर. एंड नेक्स्ट फीचर इज द सिक्योरिटी डिलेमा. ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जॉन हर्ट्ज द्वारा. इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज लाइक आई सेड, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप रियलिज्म वाली वीडियो देख सकते हैं. जस्ट एक लाइन में बताऊंगी कि एक देश अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता है, उसे इंक्रीज करता है, वहीं इस स्टेप से दूसरी स्टेट लेस सिक्योर फील करने लगती है बिकॉज उन्हें लगता है कि शायद ये जो स्टेट ने सिक्योरिटी बढ़ाई है वो उसी स्टेट पर अटैक करने के लिए बढ़ाई है. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ नियो रियलिज्म. इसके थ्रू आई एम श्योर कि आपको नियो रियलिज्म समझ में आ गया होगा. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये क्लासिकल रियलिज्म से कैसे डिफरेंट है. द फर्स्ट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर. क्लासिकल रियलिस्ट का मानना था कि स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर का रीजन क्या था? इम्परफेक्ट ह्यूमन नेचर, जो कि सेल्फिश था, पावर सीकिंग था, ईगोइस्टिक था. वही नियोरियलिस्ट का मानना है कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर का जो रीजन है दैट इज द अनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम, जिसकी वजह से स्टेट्स एक दूसरे के प्रति इनसिक्योर बन जाती हैं एज दे आर नेवर श्योर अबाउट द इंटेंशंस ऑफ अदर स्टेट्स. नेक्स्ट डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ द मेन एम्फेसिस. क्लासिकल रियलिज्म का मेन एम्फेसिस किस पे था? पावर पे. ये स्टेट्स और पावर की स्टडी पर फोकस करती थी. वहीं नियो रियलिज्म का मेन एम्फेसिस किस पर है? स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम पर.
वहीं अनदर डिफरेंस इज दैट न्यूरोरियलिज्म जो है वो साइंटिफिक है। ये खुद को एक साइंटिफिक अप्रोच मानता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए। इसके साथ ही साथ आप टाइम पीरियड के बेसिस पर भी डिफरेंस बता सकते हैं। क्लासिकल रियलिज्म आया था टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी, वहीं नियो रियलिज्म इमर्जेंस में आया 1980s में। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने नियो रियलिज्म को समझा। बेसिकली इसने क्लासिकल रियलिज्म को एक नए तरीके से पेश किया, क्योंकि क्लासिकल रियलिज्म में कुछ फ्लॉज थे, उसको अनसाइंटिफिक माना गया था। जो ह्यूमन नेचर का उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया है उसका कोई साइंटिफिक बेसिस या आधार नहीं था, और इसीलिए नियो रियलिज्म फोकस ले आया स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम पर, जो कि अनार्किक है और मेन रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन द स्टेट्स। सो दिस वाज नियो रियलिज्म। आई जेन्युइनली होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अभी भी इसके कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं लाइक डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म, इन सबको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।